नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि ये एनसीईआरटी के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि एनसीईआरटी को आसानी से समझ सके और उन्हें एनसीईआरटी में किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम रिवीजन करेंगे जो आपका अध्याय नंबर 3 है, भारत की जलवायु। हमने कंप्लीट लेसन लाइन बाय लाइन पढ़ चुके हैं। तो यदि आप कंप्लीट लेसन लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं पूरी की पूरी बुक, तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। वहां आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, दो प्लेलिस्ट मिलेगी आपको सामाजिक के रिगार्डिंग। एक तो उसमें जिसमें हमने लाइन बाय लाइन समझाया है, वो आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और दूसरी मिलेगी रिवीजन की, कि उसमें सिर्फ रिवीजन वाले वीडियोज आपको मिलेंगे सभी अध्याय के। और उसके बाद जो क्लास 7 के विद्यार्थी, उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। यदि आप कक्षा 7 की प्लेलिस्ट केवल ढूंढना चाहते हैं, तो हमारा प्लेटफॉर्म है एनसीईआरटी बाय विक्रम क्लास 7 नाम से। उस चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको अपनी कक्षा की सभी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ अंग्रेजी माध्यम के में भी सभी विषय पढ़ाए गए हैं, हिंदी माध्यम में भी पढ़ाए गए हैं, और साथ में क्वेश्चन आंसर की प्लेलिस्ट आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमें पढ़ना कि भारत की जलवायु। अब तक आप पढ़ चुके हैं कि भारत का जो भूगोल है ना, वो अलग अलग है, कि कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे आपका रेगिस्तान है, कहीं पे आपके समुद्री तट है। तो इसके कारण क्या भारतीय जलवायु में भी परिवर्तन आया है, कि भारत की जलवायु अलग अलग हिस्सों में अलग अलग है। तो उसके संबंधित हम बात करेंगे। तो चलिए हमारा अध्याय का रिवीजन करना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमें पढ़ना मौसमें, ऋतुएं और जलवायु। जलवायु एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग लोग सामान्यतः दैनिक बातचीत में करते हैं। तो आपने जो सामान्य बातचीत है, हम आपस में बात करते हैं तो हम जलवायु शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें उस शब्द का मतलब पता नहीं होता कि जलवायु आखिर होती क्या है। वही चीज़ इसने यहाँ पे बताई है। अभी एक चीज़ जो आपको मेन पॉइंट है ना, वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, यहाँ पर चलूंगा। तो ये देखिए, इसने बताया है कि जलवायु एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग सामान्यतः दैनिक बातचीत में करते हैं। इसका तात्पर्य मौसम से होता है, जलवायु से नहीं। मतलब जो शब्द हम जलवायु शब्द यूज करते हैं ना, वो हम मौसम के बारे में बता रहे होते हैं, कि हमारी जलवायु गर्म हो गई। दोपहर हुआ तो हमने कहा हमारी जलवायु गर्म हो गई, लेकिन वास्तव में हम जलवायु की बात नहीं कर रहे। वो क्या बता रहे हैं, हम मौसम बता रहे हैं। तो मौसम और जलवायु में अंतर क्या होता है, पहला क्वेश्चन आपका यही बनेगा कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। तो मौसम समझिए आप। मौसम क्या होता है, मौसम वह है जिसे हम प्रतिदिन या हर घंटे अनुभव करते हैं, जैसे वर्षा, तेज धूप या तेज हवा। मौसम क्या होता है कि आपके वातावरण की दशा, एक समय पर एक स्थान के वातावरण की जो दशा होती है ना, वो आपका मौसम कहलाती है, कि वातावरण कैसा है। अभी मान लीजिए कि यहाँ गर्मी है, फिलहाल जहाँ मैं खड़ा हूँ, तो मैं कहूँगा यहाँ का मौसम गर्म है। थोड़ी देर में क्या हुआ, बारिश हो चुकी है, और क्या तेज ठंडी हवाएं चलने लगी, तो मैं कहूँगा यहाँ का मौसम क्या ठंडा। लेकिन कई लोग क्या उसको जलवायु नाम देते हैं। जलवायु क्या होता है, एक लंबे समय तक की मौसम का औसत होता है, कि वहाँ पे ओवरऑल एक लंबे समय के दौरान गर्म रहता है, बीच में बारिश आ जाए कोई दिक्कत नहीं, बीच में ठंड आ जाए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज़्यादातर वहाँ पर कैसा मौसम रहता है, वो वहाँ की जलवायु होगी। मौसम क्या होता है कि किसी विशेष समय पर किसी विशेष स्थान की वातावरण की दशा, कि वातावरण वहाँ का कैसा है। ठंडा होगा तो मौसम ठंडा हो जाएगा, गर्म होगा तो मौसम गर्म हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। यह समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। दूसरी ओर अब जलवायु का रूप है। जलवायु मौसम का वह प्रतिरूप है जो किसी क्षेत्र या प्रदेश में लंबे समय तक कम से कम दशकों तक अनुभव किया जाता है। ये प्रतिरूप क्षेत्र अनुसार अलग अलग है। अब जलवायु क्या, जलवायु क्या, मौसम का वह रूप है जो दशकों तक वहां पर अनुभव किया जाता है। दशकों तक मतलब 10, 20, 30, 40 सालों तक वहां पे गर्मी का अगर अनुभव किया गया तो वहां की जलवायु गर्म है। यदि बारिश का अनुभव किया गया तो वहां की जलवायु आर्द्र हो जाएगी। तो ये चीज आपको समझ में आई कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर। मौसम तो क्या है कि
किसी निश्चित समय पर, किसी निश्चित स्थान पर वातावरण की दशा कि वहाँ का वातावरण कैसा है, तो वो आपका मौसम है। और लंबे समय तक अनुभव किया गया, कम से कम 10 साल तक, दशकों तक, 10, 20, 30, 40 तक वहाँ पर जो मौसम अनुभव किया गया है, वो आपका क्या कहलाता है? वो आपकी जलवायु कहलाती है। मौसम और जलवायु में अंतर आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा फाइनल टाइम रिपीट कर रहा हूँ, आप साथ-साथ मेरे बोलना कि मौसम क्या होता है? किसी स्थान पर, किसी निश्चित समय पर वातावरण की दशा या फिर पर्यावरण की दशा क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। और एक लंबे समय अंतराल के दौरान, एक लंबा समय अंतराल कम से कम 10 कभी 10 साल का समय के दौरान वहाँ का जो मौसम अनुभव किया गया है ना, तो वो क्या कहलाएगा? वो वहाँ का जलवायु कहलाएगी, वो वहाँ की जलवायु कहलाएगी। अब हम बात करते हैं एक बार ऋतुओं की भी। क्या है? ऋतुओं की। कि आपको पता है कि पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो वो होता है उसका परिक्रमण। क्या होता है? परिक्रमण। देखिए पृथ्वी 2 प्रकार से घूमती है। एक तो ऐसे घूमती है, मान लो सूर्य है, इसके चारों तरफ ऐसे घूमती है, ये तो है इसका परिक्रमण। और एक पृथ्वी ऐसे घूमती है अपने अक्ष पर, ये होता है घूर्णन। तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण क्या ऋतुओं का निर्माण होता है। कहीं पे आपका जब जो सूर्य की किरणें किस प्रकार सूर्य से पृथ्वी पर पहुंच रही है, कितनी मात्रा में पहुंच रही है, उसके आधार पर ऋतुओं का निर्माण होता है। क्वेश्चन यही बनता है कि पृथ्वी की किस गति के कारण ऋतुओं का निर्माण होता है। परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं का निर्माण होता है। घूर्णन गति के कारण दिन और रात का निर्माण होता है। तो एक वर्ष में अनेक ऋतुएं होती हैं, तो ये ऋतुएं आपकी कौन सी है? बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और शीत। ये ऋतुएं क्रम से एक चक्कर के रूप में आती है कि जैसे बसंत है आपका, फिर ग्रीष्म, फिर वर्षा, फिर शरद और फिर शीत। तो इस प्रकार क्या ये एक चक्कर के रूप में आती है, मतलब कि लगातार ये चलती रहेंगी। पहले बसंत आएगी, फिर ग्रीष्म, फिर वर्षा, फिर शरद, फिर शीत, फिर दोबारा से क्या आ जाएगी? बसंत आ जाएगी। तो ये ऋतुओं का चक्कर चलता रहेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि मौसम से क्या संबंध है अभी? ठीक है, तो जैसे आपका ग्रीष्म ऋतु है, तो वहां पे क्या कि सूर्य की किरणें आपके सीधी पहुंचती, ज्यादा मात्रा में पहुंचती है, तो मौसम क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। अगर शीत ऋतु है तो मौसम क्या हो जाएगा? ठंडा आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या सभी ऋतुएं मौसम से संबंधित है। ज्यादातर मौसम क्या रहेगा अभी? मौसम ऋतुओं के अनुसार परिवर्तित होता है अभी। गर्मी में शुष्क व गर्म मौसम रहेगा आपका। शुष्क मतलब हवा में आपकी नमी की मात्रा नहीं रहेगी। मानसून में आर्द्र और वर्षा वाला होता। आर्द्र मतलब कि हवा में नमी की मात्रा आपकी रहेगी मौसम में, ठीक है। तो किसी भी क्षेत्र में विशेष की ऋतुओं के प्रतिरूप वहाँ के जलवायु से गहरा संबंध होता है। विश्व के अधिकतर भागों में 4 ऋतुएं होती हैं। पूरे अगर विश्व की बात करेंगे तो 4 ऋतुएं आपकी होती हैं। वो होती है आपकी बसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत। यद्यपि इन 4 ऋतुओं के साथ ही भारत में वर्षा ऋतु भी होती, क्योंकि यहाँ वर्षा एक विशेष समय में या वर्षा ऋतु या मानसून में होती है। अब देखिए, आप कहेंगे कि पूरे विश्व में तो 4 ऋतुएं होती हैं। कौन सी? आपकी होती है, एक आपकी वसंत ऋतु होती है, एक आपकी ग्रीष्म, एक शरद और शीत। लेकिन भारत में ऋतुएं कितनी होती है? 5 ऋतुएं होती है। एक वर्षा ऋतु, जो विश्व के अधिकतर भाग है ना, वहाँ वर्षा का एक फिक्स टाइम नहीं है। तो उन्हें ये पता नहीं चलता कि वर्षा कब आएगी। लेकिन भारत में वर्षा का फिक्स टाइम है कि इस समय के दौरान भारत में ज़्यादा बारिश होगी। तो इसलिए भारत में एक ऋतु और है एक्स्ट्रा, वो है आपकी वर्षा ऋतु, जो ग्रीष्म ऋतु के जस्ट बाद में आएगी। चीज़ क्लियर आपकी समझ में? भारत में 5 ऋतुएँ क्यों हैं? क्योंकि भारत में मानसून का टाइम फिक्स है और बाकी हिस्सों में क्या दुनिया के वहाँ बारिश का टाइम फिक्स नहीं है, तो वहाँ वर्षा ऋतु उसको कैसे बोल सकते हैं? उन्हें पता ही नहीं कि वर्षा किस टाइम पे आएगी। लेकिन भारत में आपको पता है कि केरल में तो आपका जून में स्टार्ट हो जाती है, बाकी जो आपके उत्तर भारत इसमें जुलाई में बारिश स्टार्ट हो जाती है, सितंबर तक चलती है। हाँ, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हमारे पास जनवरी में बारिश आ गई। वो एक आधा दिन आपका हो सकता है कि बारिश आ जाए, लेकिन आप उसको बारिश नहीं बोल सकते। ठीक है? बारिश मतलब कि जिसमें लगातार बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना हो। अब है आपका यहाँ पे पारंपरिक रूप से भारत में अनेक जब पुराने समय से लगातार हम पारंपरिक होता पुराने समय से हम भारत की जो ऋतुओं को वो आपको 6 ऋतुओं में विभाजित किया जाता है। वो है आपकी वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत ऋतु और आपकी एक आ गई कौन-सी? हेमंत ऋतु, जो आपकी शीत पूर्व आती, जो आपकी शीत ऋतु होती ना, उससे पहले जो स्टार्ट होती कुछ महीने दिनों का टाइम, वो आपका क्या होता है? हेमंत ऋतु होती है। और जो आपके ये त्योहार आते हैं आपके धार्मिक, ये भी इन 6 ऋतुओं के आधार पर ही आते हैं भी।
यद्यपि हम आसपास की दुनिया का अवलोकन करें तो हम पाएँगे कि ये मानव और पशु हैं, पेड़-पौधे हैं, सारे ऋतुओं से संबंधित है। ये एक-दूसरे पर डिपेंड करते हैं। मतलब सारी चीज़ें ऋतुओं के अनुसार होती हैं। ऋतुओं के अनुसार हमारा पहनावा बदल जाता है, हमारा खान-पान बदल जाता है, फसलें भी ऋतुओं के अनुसार बोई जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई है। कुछ पौधे हैं, वो अपने पत्ते गिरा देते हैं शीत ऋतु आने से पहले। तो इस प्रकार क्या बहुत सी चीज़ें क्या हैं आपकी ऋतुओं से संबंध रखती है। अब हम बात करते हैं जलवायु की भी। सामान्यतः जलवायु लंबे समय तक स्थिर बनी रहती है। बीच में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो, 4-5 दिन आपका आ गया, 1-2 महीना आपका ठंड का आ गया, तो वो क्या होगा, हम मौसम परिवर्तन मानेंगे, उसको जलवायु परिवर्तन नहीं मानेंगे। जलवायु परिवर्तन कब मानेंगे? जब वो परिवर्तन दशकों तक रहे, 10, 20, 30, 40 सालों तक वो परिवर्तन रहे, तो उसको हम जलवायु परिवर्तन मानेंगे भी। ठीक, और हाल के दशकों में भी इन सालों में क्या है कि जो वैज्ञानिक है वो जलवायु परिवर्तन का अनुभव कर रहे हैं। अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि कई परिवर्तन मानवीय क्रियाकलापों से और जलवायु में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जलवायु वैसे आपकी साधारणतः बदलती नहीं है, लेकिन अब जो मानवीय क्रियाकलाप इन्होंने क्या जलवायु को बदल दिया है अभी। अब है भारत में जलवायु के प्रकार। यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन आपके यहाँ तक हो चुके हैं। सबसे पहले आपका हो चुका जलवायु और मौसम में क्या अंतर है, आपको मैं अच्छे तरीके से बता चुका। दूसरा, भारत में ऋतुएँ कितनी होती है, भारत में 5 ऋतुएँ क्यों होती है, वर्षा को ऋतु क्यों माना गया है? तो इन क्वेश्चनों के आप आंसर आराम से अब दे सकते हैं। अब अगला है कि भारत में जलवायु के प्रकार आपसे पूछा जा सकता है अभी। भारत में विविधताओं का देश है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अलग-अलग प्रकार के भौगोलिक स्थान भारत में मिलते हैं। कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे रेगिस्तान है, कहाँ पे समुद्र के तट है, कहीं पे पठार है। तो इस बात की जलवायु के बारे में भी उतनी ही सत्य है कि भारत में जलवायु की भी विविधता है। तो सबसे पहले आ जाइए, हम उत्तर भारत से स्टार्ट करते हैं, हिमालय हिमालय पर्वत से हम स्टार्ट करते हैं। उत्तर में हिमालय पर्वतों में अल्पाइन जलवायु मिलती है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा कि अल्पाइन जलवायु कहाँ मिलती है? तो वो आपको उत्तर होगा हिमालय पर्वत में भी। जहाँ शीत ऋतु अत्यधिक ठंडी और बर्फीली होती है और ग्रीष्म ऋतु शीतल होती है भी। आल्प्स से आया जो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, यहीं पर आपको भारत में अधिक मोटे कपड़े लोग पहने दिखेंगे। यहाँ क्या होता है कि जो शीत ऋतु में है ना, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती, कड़ाके की ठंडी पड़ती है, और जो गर्मी की ऋतु आती है ना, तो उसमें भी क्या होता है, इसमें ठंड होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अल्पाइन जलवायु कहा जाता है। और ये आया है आपका अल्पाइन शब्द आपके आल्प्स पर्वत से। शायद वहां पर भी ऐसी ही जलवायु रहती होगी, तो उस शब्द से हमने बना लिया कि हिमालय की जलवायु कैसी है, अल्पाइन जलवायु है। अल्पाइन जलवायु समझते ही आपसे अगर पूछे अल्पाइन जलवायु क्या होती है, वहां पे क्या, जहाँ पे शीत ऋतु क्या हो, बहुत ठंडी जलवायु को ही आप क्या है, अल्पाइन जलवायु बोल सकते हैं। हिमालय की जलवायु आपको पता चल चुका है। अब हम आते हैं हिमालय के नीचे वाले क्षेत्रों में। ये हम किसकी बात करते हैं? उत्तर में हिमालय पर्वतों की। हिमालय के निचले क्षेत्रों में, भारत के अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में जलवायु प्राय समशीतोष्ण कही जाती है, क्योंकि सर्दियों में कम ठंडी होती है। जब थोड़ा सा आप नीचे उतर के आएंगे, हिमाचल प्रदेश है ये वाले स्टेट में, जब आप आ जाएंगे ना नीचे थोड़ा सा, तो सर्दियाँ कम ठंडी होती है और गर्मियाँ बहुत अधिक गर्म नहीं होती। यहाँ हमें कोई पर्वतीय पर्यटन स्थल मिलते हैं जहाँ गर्मी क्षेत्रों में गर्मी से पाने के लिए लोग आते हैं। जैसे आप शिमला जाते हैं, मंसूरी जाते हैं, तो ये पहाड़ी क्षेत्र होते हैं आपके, हिल स्टेशन। यहाँ पे क्या है कि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती और गर्मियाँ बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती, मौसम बड़ा सुहाना होता है। अब हम आगे उत्तर के मैदानों में भी, ठीक है? उत्तर के मैदान जैसे आपके दिल्ली वाले क्षेत्र में आ गए, उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह क्षेत्र में आ गए, हरियाणा, पंजाब वाले क्षेत्र में आ गए। उत्तरी मैदानों में जलवायु उपोष्ण कटिबंध, मतलब सब ट्रॉपिकल है अभी। वहाँ क्या है, गर्मियों में तो क्या होती है, गर्मी होती है, और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। यहाँ पर भारत का अधिकांश गेहूँ उगाया जाता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है अभी। तो गेहूँ के लिए कैसी जलवायु चाहिए आपको, इसका भी आंसर मिला, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु आपको चाहिए भी। अब हम पश्चिम में थार मरुस्थल जाते हैं। थार मरुस्थल में क्या होता है कि जो बालू रेत आपका होता है, रेतीली मिट्टी होती है, वो जब ठंडी होती है ना, तो जल्दी से क्या है, हीट को जल्दी छोड़ देती है। तो इसलिए रात को क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, और दिन में हीट जल्दी ही वो गर्म भी हो जाती है रेत आपकी, और वो दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है भी। अब हम पहुंच गए पश्चिमी तटीय पट्टी में। मानसून के महीनों में भारी वर्षा होती है, पश्चिम में भी।
अब मैं आपको एक बार मैप बना के फिर मैं आपको क्विक रिवीजन करवा दूंगा अभी। जिससे उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु बनती है जो चावल और मसालों के लिए है भी। बीच में है आपका दक्कन का पठार, जलवायु अर्ध शुष्क है भी। क्या है? अर्ध शुष्क है, जिसमें ग्रीष्म काल गर्म, सर्दियां हल्की ठंडी और वर्षा ऋतु में सामान्य वर्षा होती है आपके बीच वाले हिस्से पठार में। ठीक है, सर्दियों में तो ठंडी होती है और ग्रीष्म काल आपका क्या गर्म और सर्दियां हल्की ठंडी होती हैं। पूर्वी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप में हल्की सर्दी और मानसूनी हवादार नियंत्रित अलग अलग आर्द्र और शुष्क अवधियों के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु का अनुभव होता। आप इसके विषय में आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, अब आप जलवायु देख लीजिए पूरे भारत में एक बार, ताकि आपका रिवीजन हो जाए भी। तो ये आपका भारत हो गया। यहाँ पे आपका हिमालय क्षेत्र, इसमें तो आपको पता है कि अल्पाइन जलवायु पाई जाती है। जब आप इसमें आते हैं, हिमाचल प्रदेश है आपका, उत्तराखंड है, आपके नीचे वाले हिमालय में आते हैं, तो यहाँ पे जलवायु आपकी क्या होती है, न ज़्यादा ठंडी होती है और आपकी सर्दियाँ भी क्या होती है, इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं होती, गर्मियों में ठंडक रहती है। ये आ गया आपका। यहाँ पश्चिम में क्या है, ये आपका राजस्थान हो गया, जहाँ थार मरुस्थल आता है। तो वहाँ पे क्या है कि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात को बहुत ज़्यादा ठंड होती है। आपके मैदानों में आपको हो गई उपोष्ण कटिबंधीय हो गई, या गर्मियों में गर्मी और सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। ये गेहूं के लिए और धान के लिए अच्छी उपयुक्त होती है। पश्चिमी आपको क्या बताया, पश्चिमी तट पे यहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा अधिक होती है। पठार में न तो वर्षा ज़्यादा न आपकी कम, सर्दियों में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती और गर्मियों गर्मियों में गर्मी आपकी होती है। और ये आपका पूर्वोत्तर भाग है, यहाँ अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार की जलवायु आपकी होती है। मतलब यहाँ की जलवायु है ना, वो अलग अलग क्षेत्रों में बटी हुई। इस क्षेत्र में आपकी आर्द्र जलवायु मिल जाए, हो सकता है कि इस क्षेत्र में आपको उष्ण जलवायु मिल जाए। तो आपके जो दक्षिण वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे देखिए पूर्वी भारत, और ये पूर्वी भारत आपका पूर्व की साइड, और दक्षिणी प्रायद्वीप, ये आपका दक्षिणी क्या प्रायद्वीप में हल्की सर्दी और मानसूनी हवाओं द्वारा नियंत्रित अलग अलग आर्द्र और शुष्क अवधियों के साथ उष्णकटिबंधीय पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपको ऐसे भारत का मैप बनाना है और जहाँ पे ये दे रखी है ना आपको, जैसे पश्चिम तट में उष्णकटिबंधीय है, तो आप लिखेंगे उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ठीक है, ये आपका बीच का अर्ध शुष्क है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बताया था मैदानी भागों में कि उपोष्ण कटिबंधीय है। क्या है? उपोष्ण कटिबंधीय। आप उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय शब्दों का अर्थ आगे समझेंगे। जो उष्ण कटिबंधीय कहे जाने वाले दो विशेष समानांतर अक्षांशों से संबंधित है। जो उष्ण कटिबंधीय है ना, तो वो आपके दो अक्षांश आपके आएंगे, जैसे आपने अक्षांश पढ़ते हैं, उन बीच में जो स्थान होंगे ना, वहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय होगी, जो अभी लेसन में हम आगे पढ़ेंगे। इतनी चीज क्लियर आपको। अलग अलग भागों में एक बार तो आपको जलवायु का पता चल गया होगा, किन भागों में इस प्रकार की जलवायु है। अब है जलवायु को निर्धारित कौन करता है भी। क्या है आपका? जलवायु को निर्धारित कौन करता है? वैसे अगर मैं आपको बताऊं ना, आपको करकवाड़ा मन में चल रहा होगा क्वेश्चन, कि जैसे आपका ये पृथ्वी है, ये आपकी भूमध्य रेखा, ये आपकी कर्क रेखा है 23.5 डिग्री पे। इसमें आपकी उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपका थोड़ा-सा हिस्सा उपोष्ण में आ जाएगा, इसका ऊपर वाला हिस्सा। ये आपका बीच में कर्क रेखा के और जो आर्कटिक वर्त है ना, तो इसके जो बीच में जो जलवायु होगी, वो आपकी शीतोष्ण कटिबंध आएगा और ऊपर वाला शीत कटिबंध आएगा। और इस प्रकार से भारत इस प्रकार से है भी। तो इस प्रकार से जो कर्क रेखा के नीचे वाला हिस्सा है, इसमें तो क्या आ जाएगी आपकी उष्ण कटिबंधीय जलवायु आ जाएगी। थोड़ा सा ऊपर आप जाएंगे मध्य प्रदेश, आपको पता होना चाहिए कि जो कर्क रेखा वो 8 राज्यों से पास करती है। आप उनके नाम जरूर याद कर लीजिए, कहीं ना कहीं भूगोल में वो टॉपिक आ जाएगा। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, जलवायु के बारे में, वो भी रिविजन कर रहे हैं हम। डिटेल से पढ़ना है, लाइन बाय लाइन आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये चीजें समझ में आ गई आपकी। अब हम बात करते हैं कि जलवायु को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं भी। तो सबसे पहले आपका आ गया अक्षांश। अब आपको पता चल जाएगा कि अक्षांश किस प्रकार से जलवायु को प्रभावित करते हैं। ये देखिए भी, भूमध्य रेखा के पास स्थान पर जो निम्न अक्षांश पर हैं वे गर्म रहते हैं, जबकि ध्रुवों के पास है वो आपके ठंडे रहते हैं भी। तो ऐसा क्यों है भी? तो अब इस मानचित्र को मैं आपको समझा देता हूं, ताकि इसको देख के आपको, मानचित्र नहीं, ये आपका पृथ्वी का चित्र है। तो ये आपकी भूमध्य रेखा मैंने आपको बताई थी।
यहाँ पे देखिए ये आपकी कर्क रेखा है, ये आपकी मकर रेखा है। इन दोनों के बीच में जो सूर्य का प्रकाश है बिल्कुल सीधा आ रहा है कि प्रकाश यहाँ पर भी इतना है और यहाँ पर भी इतना है, सेम है। लेकिन यहाँ पे क्षेत्र देखिए कितना है अभी, बहुत कम क्षेत्र है ना, कम क्षेत्र में बहुत इतना मान लेते हैं हम 5 केजी भी, आपको समझाने के लिए। आप ये मत समझना कि सर प्रकाश केजी में थोड़ी नापते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 5 केजी प्रकाश यहाँ पे आ रहा है, 5 केजी प्रकाश यहाँ पे आ रहा है। ये 5 केजी प्रकाश किस में आ रहा है? 5 फीट में, 5 फीट की जगह पे गिर रहा है। और यही 5 केजी बहुत लंबी जगह पे गिर रहा है अभी, बड़े क्षेत्र पे गिर रहा है, तो गर्म कौन सा होगा? कम जगह वाला ये गर्म होगा ना। तो इसलिए जो कर्क रेखा और मकर रेखा या फिर भूमध्य रेखा के आसपास निम्न अक्षांश बोला, अक्षांश आपके 1 2 3 यहाँ से लेके 90 तक और 1 2 3 यहाँ से लेके 90 तक होते हैं। ये इनकी वैल्यू कम है तो इसलिए को निम्न अक्षांश का, निम्न अक्षांश आपको समझ में आ गए होंगे। तो निम्न अक्षांशों पे मौसम आपकी जलवायु क्या रहती है? गर्म। और जो आपके उच्च अक्षांश है, मतलब आपके यहाँ से ऊपर चले जाइए आप 66 से ऊपर, 66 67 90 तक, वहाँ क्या रहेगी? जलवायु आपकी शीत रहेगी। बीच में आपका शीतोष्ण, शीत प्लस में उष्ण आपकी गर्म रहेगी, सॉरी न गर्म ना आपकी ठंडी रहेगी। ये चीज क्लियर आपको? कोई डाउट नहीं इसमें? यही आपको इस पे बताया गया। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वो मध्य रेखा के आसपास जो जलवायु गर्म क्यों रहती है, तो आप ये डायग्राम आपको बना के दिखा दीजिए और आप बता देंगे भी कि यहाँ पे सूर्य की किरणें क्या है आपकी लंबवत पड़ती, बिल्कुल सीधी पड़ती भूमध्य रेखा के आसपास, इसलिए वहां पर सूर्य का जो ताप है वो ज्यादा होता है और उसके कारण क्या वहाँ की जलवायु उष्ण रहती है। और जो आपके ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पे सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं? आपकी तिरछी पड़ती है, इसलिए वहां की जलवायु क्या रहती है? इतनी धरती इतनी ज्यादा गर्म नहीं होती और वहां की जलवायु क्या होती है? ठंडी आपकी होती है। ठीक है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ना, एक चीज और देख लीजिए भी, ये आपका भारत है भी, ठीक है। यहाँ पे आपकी भूमध्य रेखा है, तो आप जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे जलवायु क्या होती जाएगी? आपकी ठंडी होती जाएगी। यहाँ पे भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे लक्षद्वीप है। जैसे जैसे आप भारत के उत्तर में जाएंगे तो मौसम कैसा होता जाएगा? ठंडा होता जाएगा, क्योंकि सूर्य की किरणें जैसे जैसे भूमध्य रेखा पे तो सीधी पड़ती है, यहाँ पे तो क्या पड़ेगी? सीधी पड़ेगी। और यहाँ पे आगे कम और तिरछी होती जाएंगी ऊपर ऊपर। ये आपकी कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चीजें क्लियर? ये था आपका किसने प्रभावित किया? ये प्रभावित किया अक्षांश ने। तो आप लिख देंगे कि अक्षांश किस प्रकार से जलवायु को प्रभावित करते। तो आपको सबसे पहले लिखना है कि अक्षांश, निम्न अक्षांश पे जलवायु है वो क्या होती है? ठंडी होती है, क्योंकि वहां पे सूर्य की किरणें, सॉरी, निम्न अक्षांश पे जो जलवायु है वो आपकी अत्यधिक गर्म होती है, उष्ण कटिबंधीय होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें आपकी सीधी गिरती हैं। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे ठंडी होती जाएगी, और ध्रुवों पर अत्यधिक ठंडी हो, क्योंकि वहां पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं भी। अब ऊंचाई भी, तो आपने अब तक पढ़ा था कि जो भारत के जो स्थल हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों पर स्थित है, वहां जलवायु क्या होती है? आपकी ठंडी होती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जाते हैं जलवायु क्या होती जाती है? ठंडी होती जाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है भी? सरल रूप में कहे तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है साथ में तापमान भी कम होता जाता है। क्योंकि क्यों होता है भी, इसका रीजन आप जानिए भी, क्योंकि आपको क्योंकि का रीजन भी बताना है कि जैसे जैसे ऊंचाई होती है ना, तो कम क्यों होती है भी। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दबाव और उसके परिणाम स्वरूप वायु का घनत्व कम हो जाता है। और जैसे जैसे वायु का घनत्व कम होगा वैसे वैसे क्या होगा? मौसम भी ठंडा आपका होगा भी। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, दोनों के आंसर आपको इसमें आ जाएंगे। जैसे ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है। आपको पता है कि पृथ्वी को गर्म कौन करता है? जलवायु को जो CO2 होता है ना, तो वो आपका गर्म करता है। वो CO2 है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड है, ये आपके पृथ्वी को गर्म बनाए रखते हैं, पर्यावरण को। तो जैसे जैसे आप ऊंचाई जाएंगे कि आपकी भारी हवा होगी तो नीचे होगी, मतलब CO2 की मात्रा आपकी नीचे ही ज्यादा होगी। तो यहाँ ये क्या करेगी? बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करती है? हीट को अब्जॉर्ब करती है, जो ऊष्मा है उसको रखती है। तो यहाँ क्या होता है? गर्म जैसे जैसे ऊपर जाएँगे हवा भी कम और आपकी CO2 भी कम। CO2 कम है तो अब हवा को कौन रखेगा? सॉरी, ऊष्मा को, सूर्य के ताप को कौन बाँध के रखेगा? ऊपर तो CO2 कम है, तो ऊपर मौसम क्या होता जाएगा? ठंडा होता जाएगा। दूसरी बात, दूसरा रीज़न जो है आपका वो सुनिए। पृथ्वी की सतह को गर्म करता है,
इसलिए कहा कि जो सूर्य है ना, हवा को गर्म नहीं करता, हवा को गर्म नहीं करता, वहाँ से तो सीधी किरणें कहाँ पहुँचती है? धरती पर पहुँचती है डायरेक्ट, धरती गर्म होती है अभी। धरती गर्म होगी, तो धरती के पास वाली हवा क्या होगी? ज़्यादा गर्म होगी, और जैसे-जैसे आप ऊपर जाते जाएँगे, हवा भी ये मौसम क्या है? ठंडा होता जाएगा। क्योंकि आप मान लेते हैं बोर्ड बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है? तो मुझे यहाँ गर्मी ज़्यादा लगेगी, ऊष्मा जैसे-जैसे मैं दूर होता जाऊँगा, तो मेरा तापमान कम होता जाएगा, वही बात आपको ये बताई गई है। पृथ्वी की सतह को गर्म करता है, इसलिए सतह से जितनी अधिक दूरी होगी, हवा उतनी ही कम गर्म होगी। हिमालय इतना ऊँचा है कि इसके कई शिखरों पर तो तापमान हिमांक से नीचे रहता है, हिमांक मतलब 0 डिग्री होता है, जहाँ पे बर्फ़ जम जाती है अभी। तो आपको 2 कारण पता चल गई ऊँचाई का, कि जैसे-जैसे हम ऊँचाई पे जाते हैं, जो वायु है, वायु का घनत्व है, हवा का घनत्व, हवा की मात्रा वो कम होती जाती है, जिसके कारण आपका तापमान कम होता जाता है। दूसरा, कि पृथ्वी आपकी गर्म होती है, कि जितनी जो हवा पृथ्वी से दूर होगी, वो उतनी ही ठंडी होगी, उसका तापमान उतना ही कम होगा। इसलिए ऊँचाई पर जाने पर तापमान, जलवायु ठंडी होती है, या फिर आपकी हवा ठंडी होती है, पर्यावरण ठंडा होता है। आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं समुद्र से निकटता भी। क्या है? समुद्र से निकटता भी। तटीय क्षेत्रों में तापमान बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता, गर्मियाँ बहुत अधिक नहीं होती और सर्दियाँ भी अधिक ठंडी नहीं होती। इसलिए ऐसा होता है, क्योंकि समुद्र वो तापमान को नियंत्रित करता है। कैसे नियंत्रित करता है? देखिए भी, समुद्र के जो किनारे होते हैं ना, तो वहाँ पे क्या है कि मौसम में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि पानी है ना, पानी है आपका, ये तो पानी है आपका, और ये आपकी धरती है अभी। क्या है? ये आपकी धरती है। यहाँ पे आपको दिया हुआ नीचे डायग्राम, मुझे बनाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखिए भी, ये आपकी धरती है और ये आपका समुंदर है। क्या करता है कि जब सूर्य की किरणें आती है ना, तो पानी, मान लेते हैं कि यहाँ का जो तापमान है पानी का, वो 32 डिग्री सेल्सियस है। क्या है? 32 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे धरती है। धरती क्या करेगी? पानी की अपेक्षा में बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, लेकिन पानी क्या है? धीरे-धीरे आपका गर्म होता है। इसलिए यहाँ का जो तापमान है ना, वो बदलता नहीं है समुद्र के आसपास के इलाकों का, क्योंकि पानी गर्म ही नहीं हुआ। पानी गर्म नहीं हुआ, तो वहाँ का मौसम गर्म नहीं होगा। लेकिन धरती जल्दी से क्या हो गई? गर्म हो गई। अब जो हवा इससे टकराएगी धरती से, वो हवा गर्म हो जाएगी, तो वहाँ का मौसम क्या होगा? हवाएँ भी गर्म, पर्यावरण भी गर्म, और मौसम आपका क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ, और जब रात होती है ना, या फिर शीतकाल आता है, तो पानी इतनी जल्दी आपका ठंडा भी नहीं होगा, क्योंकि वो ऊष्मा को धीरे-धीरे छोड़ता है। लेकिन धरती तो जल्दी से कर दो मुझे ठंडा, कर दो मुझे ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, और यहाँ पे तापमान ठंडा हो जाता है। इसलिए जो समुद्र के किनारे होता है ना, तो वहाँ मौसम बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। वहाँ मौसम आपका न तो ज़्यादा ठंड पड़ेगी, न ज़्यादा आपकी गर्मी होगी। मौसम वहाँ पे बिल्कुल बराबर सा रहता है, कि न तो ज़्यादा गर्मी, न ज़्यादा आपकी ठंड पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रीज़न आपका ये है कि जो पानी है, वो न तो आपको हीट को बहुत जल्दी गर्म होता है, न बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है? आपका कारण लिख सकते हैं कि समुद्र का पानी ऊष्मा को जल्दी से अवशोषित नहीं करता, और वो ऊष्मा को धीरे-धीरे छोड़ता है। आपको कहे कि गर्मियाँ हैं वहाँ पे, गर्मियाँ क्यों नहीं होती? बहुत ज़्यादा गर्म मौसम क्यों नहीं होता? क्योंकि पानी है ऊष्मा को अवशोषित नहीं करता। यदि आपसे पूछे समुद्र के किनारे ठंड क्यों नहीं होती, तो आप बता देंगे क्योंकि समुद्र का पानी वो जल्दी से आपकी ऊष्मा को नहीं छोड़ता, तो ये आपके कारण होंगे। अब यहाँ पे कुछ कारण आपसे पूछा गया है, कि एक मुंबई शहर, एक नागपुर है, ये कहता है कि अक्षांश तो इनका सेम है। अक्षांश क्या है? सेम। यहाँ पे मान लेते हैं मुंबई है, यहाँ पे आपका नागपुर है। तो यहाँ पे क्या है कि एक जगह हल्की सर्दी होती है, और एक जगह नागपुर में गर्मी होती है अभी। यहाँ पे जो सर्दी है और गर्मी है नॉर्मल रहती है, मुंबई में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, इतनी जल्दी सर्दी नहीं होती अभी। गर्मी में तापमान 18 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे आपका है 44 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान हो जाता है। कहाँ? आपका नागपुर में, गर्मियों में। आप कहेंगे सर अक्षांश तो सेम है, तो मौसम भी तो वहाँ का सेम होना चाहिए। तो मैंने कहा आपको अलग-अलग कारणों पर निर्भर करता है। यहाँ पे अक्षांश तो सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जो आपकी समुंदर से दूरी है, यहाँ आपकी मुंबई है, मुंबई के पास आपको पता है कि समुंदर है। समुंदर के कारण यहाँ तापमान इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता, लेकिन नागपुर के पास कोई समुंदर नहीं है। आपको सारे कारण सोचने पड़ेंगे।
कि वो हाइट पर तो नहीं है, ऊँचाई पर तो नहीं है, वो समुद्र के नज़दीक तो नहीं है। अगर कोई समुद्र के नज़दीक है, हाइट पर भी है, नीचे अक्षांश अक्षांश भी उतना ज़्यादा नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा ठंड वहाँ पर होगी। तो ये कारण आपको समझ में आ गया कि अक्षांश तो सेम है, कोई बात नहीं, लेकिन जो आपकी समुद्र से दूरी है, उसका इस पे प्रभाव पड़ेगा। अब है पवनें भी। क्या है? पवनें। पवन गर्म या ठंडी वायु राशियों को संचालित करती है। पवन क्या होती है? जो वायु, देखिए, जो आपकी हवा है ना चारों तरफ, जो गैसेज़ हैं वो वायु है। जब वो वायु एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करना स्टार्ट कर देती है, तो वो आपकी उसको क्या बोलेंगे हम? पवन बोलेंगे भी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में प्राय पवनें पश्चिम से चलती हैं भी। पश्चिम से चलेंगी, तो ये पश्चिम में क्या है भी? इसने कहा कि राजस्थान, गुजरात, पंजाब में हवाएं पश्चिम से चलती, लेकिन पश्चिम में है क्या? हवा कैसी आएगी भी? तो आप कहेंगे सर पश्चिम में तो रेगिस्तान है, और रेगिस्तान तो गर्म है वहाँ पे मौसम, और वहाँ से गर्म हवाएं आएंगी भी। तो ये हवाएं क्या है? अफगानिस्तान होते हुए शुष्क और गर्म पवनें लेकर आती, जो ग्रीष्म काल में भयंकर ताप लहर का कारण बनती है। बहुत ज़्यादा हीट वहाँ पर होती है। सर्दियों में क्या होता है कि हिमालय पर्वत से हवा आती है, और वो शीतलहर का कारण बनती है। तो हरियाणा जो बीच के राज्य हैं, यहाँ गर्मियों में हवा आती है अरब की साइड से, पश्चिम की साइड से, वो अफगानिस्तान होते हुए आपकी लू बनाती है यहाँ पे। और आपका जो सर्दियों में है, वो हवा आती है हिमालय की साइड से, आपका उत्तर की दिशा से, वो यहाँ को क्या ठंडा बनाती है। पवनें न केवल तापमान को प्रभावित करती है, यदि गर्म पवनें आएँगी तो तापमान ज़्यादा हो जाएगा, ठंडी पवनें आएँगी तो तापमान कम हो जाएगा, ये बात आपको पता है। इसने कहा सिर्फ तापमान को नहीं, उसके आर्द्रता और वर्षण को भी प्रभावित करती हैं भी, ठीक है? यदि आपकी हवाएँ किसी गर्म एरिया से आई हैं, तो उसमें आर्द्रता तो होंगी ही नहीं। अगर आर्द्रता नहीं होगी, आर्द्रता मतलब पानी की मात्रा। आर्द्रता क्या होती है? हवा में पानी की मात्रा को आर्द्रता बोलते हैं। यदि आर्द्रता नहीं होगी तो उनसे बारिश नहीं होगी। लेकिन जो आपकी समुद्र की साइड से हवाएँ आएँगी, वो अपने साथ आर्द्रता लेके आएँगी, और आर्द्रता लेके आएँगी तो आपके बारिश का कारण बनेंगी भी। ठीक है? और मानसूनी पवनों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी। अब उसके बाद हमने 3 कारण पढ़ लिए भी। एक हवाएँ, कि उसमें हवा भी आपकी जलवायु को प्रभावित करती है, समुद्र से दूरी, आपकी स्थान की ऊँचाई और अक्षांश, हमने 4 देख ली। अब हम देखते हैं स्थलाकृति टोपोग्राफी, कि वो क्षेत्र किस प्रकार का है अभी, कि वो आखिर है क्या? किसी क्षेत्र की स्थलाकृति भी वहाँ की जलवायु को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए हिमालय और काराकोरम पर्वतमालाएँ भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया के ठंडे रेगिस्तान की पवनों से बचाती भी। अब देखिए कि भारत की जो स्थलाकृति है ना, वो कैसी है? सर्द ऋतु में, या फिर ओवरऑल लीजिए कि जो आप रूस वाला साइड है, चाइना वाला ऊपर वाला, भारत के उत्तर से ठंडी हवाएं चलती हैं भी, मध्य एशिया से वो भारत की ओर चलती हैं। अगर बीच में हिमालय न होता, तो भारत के भी पूरे भारत में ठंड होती, आप गर्मी में महसूस नहीं करते। लेकिन हिमालय पर्वत ने उनको रोक लिया, और क्या है कि भारत में ठंडा नहीं हुआ, तो भारत की जलवायु बदल गई भी। ठीक है? तो ये तो हम बच गए ठंडी पवनों से हिमालय के कारण, ठीक है? दूसरी ओर थार मरुस्थल की लगभग समतल स्थलाकृति के कारण गर्म और शुष्क हवाओं से बचाव कोई अवरोध नहीं है। अगले भाग में भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून के पश्चिमी घाट की भूमिका समझेंगे। अब क्या हुआ, वहां से क्या हुआ कि वहां से जब थार मरुस्थल से हवा चलती है ना, रेगिस्तान से, वहां से इस साइड से हवा आती है, पश्चिम की साइड से, कोई अवरोध नहीं बीच में, गर्मा गर्म हवा क्या भारत में आती है, और गर्मी को और ज्यादा गर्म बना देती है। लेकिन हिमालय पर्वत ने हमें बचा लिया ठंडी पवनों से, ये बात ध्यान रखना। एक दुश्मन भी नहीं आते हिमालय पर्वत की ऊंचाई के कारण। तो बहुत सारे लाभ हिमालय पर्वत के, बार बार आप लगातार इस लेसन को पढ़ते जाएंगे ना, तो आपकी सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है? अब मुझे एक साथ बता दीजिए कौन कौन से जो कारक है जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। वो आपका अक्षांश से दूरी हो गई, अक्षांश आपकी हो गई कि उस स्थान की अक्षांश पे उसकी ऊंचाई होगी। अक्षांश से जितना दूर ठंडा होता जाएगा। ठीक है, सॉरी, भूमध्य रेखा से अक्षांश जितने उच्च होंगे, वो आपका क्या है, ठंडा होता जाएगा। फिर आपका जितना ऊंचा होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा। ठीक है, समुद्र के जितने नजदीक, वहाँ का मौसम सममौसम रहेगा, आपका मौसम में ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, तापमान में ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। हवाएं आपको बता दी मैंने भी। अब है यहाँ से भी सूक्ष्म जलवायु भी, से तात्पर्य एक छोटे से क्षेत्र के स्थानीयकृत जलवायु से है, जो आसपास के क्षेत्र की जलवायु से अलग होती है। आपसे पूछा जा सकता है सूक्ष्म जलवायु क्या होता है? सूक्ष्म जलवायु
उस क्षेत्र की जलवायु होता है जो अपने आसपास के क्षेत्र से क्या है उसकी अलग जलवायु, एक छोटा सा चित्र आपको मिलेगा अभी। ठीक है, जैसे आप देखिए भी, आपका राजस्थान का एरिया आपकी गर्म जलवायु है, आपकी आपको पता है उष्ण जलवायु, लेकिन वही जब अरावली में आते हैं ना हम, अरावली में हरे बड़े पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ पे क्या है आपका, उसकी जलवायु उस बाकी क्षेत्र से अलग होगी। तो उस अरावली की जो जलवायु है उसको बोलेंगे हम सूक्ष्म जलवायु। उसी प्रकार आपका जो एक शहर होता है ना, शहर में बहुत सारी इमारतें होती है वो गर्म हो जाती हैं, और बाकी क्षेत्र से पूरे एरिया में जलवायु थोड़ी-सी अलग रहेगी। पर्टिकुलर शहर में जलवायु क्या रहेगी आपकी, गर्म रहेगी, वहाँ का मौसम क्या रहेगा आपका, गर्म रहेगा। तो इस जलवायु को बोलते हैं सूक्ष्म जलवायु। और जो आपका इसको बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड। जब किसी शहर में इमारतों की संख्या के कारण वहाँ का तापमान बढ़ जाता है, तो इसके कारण उसको बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड। आपसे पूछा जा सकता है अर्बन हीट आइलैंड क्या होता है अभी? अब हम बात करते हैं मानसून की। किसकी बात करते हैं? मानसून की। आपको लेसन समझ में आ रहा होगा। मानसून भारत का जीवन का केंद्र है भी, क्योंकि भारत की 80% जनसंख्या है वो आपकी कृषि पर निर्भर करती है, और कृषि आपकी खेती किस पे निर्भर है? मानसून पे भी। ठीक है, मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द मौसम से आया जिसका अर्थ है ऋतु। ठीक है, और ये शब्द है जो आपका हिंद महासागर है, आपका ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसमी पवनों के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। मानसून शब्द क्या होता है? एक पवन का क्या है आपका नाम है भी। ये कहाँ-कहाँ लिया जाता है ये नाम? ये आपका लिया जाता है पवन के लिए हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया के आसपास क्षेत्रों में जो मौसमी पवनें चलती है ना, तो उसको आपको मानसून कहा जाता है भी। मानसून का एक वार्षिक प्रतिरूप है, मतलब कि एक पूरे साल में इसका एक निश्चित टाइम है भी। ये कब आएगा, किस प्रकार से हवा चलेंगी, वो सारी चीज़ क्या है इसका, कि इस मानसून की क्रियाविधि जटिल है, परंतु यह साधारण तथ्य है कि आधारित भूमि समुद्र की तुलना में शीघ्रता से गर्म या ठंडी होती है। मानसून तापमान, वायु दाब और पवन की गति के बीच मूलभूत को संबंधों को लाता भी। अब मानसून क्या है? ध्यान से समझना, मानसून एक पवन है, आपको हवा है ये तो पता चल गया। मानसून एक आर्द्र हवा है, ये भी आप साथ में याद रखना, क्योंकि उसमें नमी की मात्रा ज़्यादा होती है। मानसून तापमान, वायुदाब और पवन की गति के बीच मूलभूत संबंधों को सामने लाता है। इंपॉर्टेंट बात ये है, वायुदाब के बारे में क्या संबंध है, वायुदाब और तापमान के बारे में क्या संबंध है, और आपकी पवन की गति का क्या संबंध है, तीनों का क्या संबंध है, ये हमें मानसून बनाता है, अभी हम इसमें जानेंगे भी। जैसे ग्रीष्म ऋतु की बात करें भी, ग्रीष्म ऋतु अगर आपकी स्टार्ट होगी तो आपको पता है भूमि गर्म होगी। भूमि गर्म होगी तो क्या होगा कि जो हवा गर्म होती है वो हल्की होती है, और हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है भी। ये बात क्लियर? अगर ऊपर उठ गई तो जिससे एक शक्तिशाली निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है अभी, जो एशियाई भाग है ना, तो वो क्या होता है वहाँ एक शक्तिशाली निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। निम्न दाब मतलब जहाँ का हवा का दाब कम हो, हवा वहाँ से गर्म होकर ऊपर उठ गई तो यहाँ तो हवा है ही नहीं, तो हवा का दाब कहाँ से होगा, तो आपका वायु दाब क्या हो गया, आपका कम हो गया। ठीक है, तो निम्न दाब क्षेत्र बन जाए, चूंकि पवन हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, इसलिए पवनें ठंडे और उच्च दाब वाले महासागर से गर्म भूभाग की ओर चलती है। और जो हमारे दक्षिण में आपका हिंद महासागर है, वहाँ हवा क्या है, सागर है, तो वहाँ उतना तापमान नहीं बढ़ेगा। तो हवा का एक नेचुरल फ्लो है, वो हमेशा हाई दाब होता है, वहाँ से लो दाब की ओर बहती है। लो दाब बना हमारे हिंदुस्तान में, हमारे एशिया में। ठीक है, तो समुद्र से हवा किस साइड आनी स्टार्ट हो जाएंगी गर्मी के बाद, जैसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा होंगी ना, तो समुद्र से हवा हमारी तरफ आनी स्टार्ट हो जाएगी, हमारे स्थल की ओर आनी स्टार्ट हो जाएगी। ये समुद्री पवनें नमी लेकर आती जो गर्म भूभाग में संघनित होकर और फिर भारी मानसूनी बारिश होती है, इसलिए मानसून का अर्थ पवनों की अपेक्षा मौसमी वर्षा से होता है भी। मौसमी वर्षा ये होती है। अब इसको समझ लीजिए एक बार भी, इसको डायग्राम के माध्यम से आप समझिए भी, क्योंकि यहाँ पे आपको डायग्राम दिया हुआ है। ये देखिए, ये दक्षिण पश्चिमी मानसून है। यहाँ पे क्या हुआ, जब गर्मी हुई ना, ये स्थल आपको दिख रहा है, ये पानी है, तो यहाँ वायु दाब बन गया, निम्न वायु दाब क्षेत्र बन गया, और हवा ऐसे आपकी चलने लगी हाई देव क्षेत्र से लो दाब लो वाले में चलने लगी। ठीक है, और जब सर्दियों में क्या होगा, सर्दियों में उल्टा हो जाएगा, जो आपकी धरती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, तो उसकी हवा की मात्रा क्या हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी, वायु दाब सतह पे ज़्यादा हो जाएगा, और हवा वापिस आपकी
चलने लगेगी। कहाँ? समुद्रों की ओर। वो होता है मानसून का लौटना, कि मानसून अब लौट रही है। ठीक है। सर्दियों में ये विपरीत हो, जब स्थल भाग समुद्र की तुलना में शीघ्रता से ठंडा होता है, कि ठंडा कौन होगा जल्दी से? जब सर्दी आएँगी तो ठंडा कौन होगा? आप कहेंगे सर ठंडा तो स्थल होगा, धरती होगी। धरती ठंडी होगी तो प्रेशर किस पे ज़्यादा? धरती वाले भाग पे। तो हवाएँ कहाँ चलेंगी? धरती से समुद्र की ओर चलने लगेगी भी। इसमें पवनें विपरीत दिशा में चलती, अर्थात भूमि से समुद्र, जिससे एशिया के अधिकांश भाग में शुष्क परिस्थितियां बन जाती है भी। फिर क्या होगा कि पूरे एशिया में बारिश नहीं होती भी। देखिए यहाँ ये समुद्र है, यहाँ मान लेता हूँ ये आपका नीचे की ओर समुद्र, ऊपर वाला एशिया है। जब गर्मी की ऋतु आई, हवा ऊपर आई, जो मानसून है वो इस प्रकार से चलने लगी हुई। ये पवने अपने साथ आदर है, ये कहीं ना कहीं संघनित होकर बारिश करेंगी। ठीक है। अगर ये सारे साल इसी प्रकार चलती रहे ना, तो पूरे साल पूरे एशिया में बारिश हो जाएगी। लेकिन मान लेते हैं कि इस हिस्से में बारिश हो गई, इसमें हो गई, इसमें हो गई, इसमें हो गई, और इस हिस्से में, इतने हिस्से में बारिश हो गई। लेकिन फिर क्या आ गई आपकी? सर्दी की ऋतु आ गई। सर्दी की ऋतु आ गई तो ये हवा ठंडी होगी और ये हवा गर्म हो जाएगी। क्योंकि मान लेते, क्योंकि समुद्र तो धीरे धीरे ठंडा होगा, ये जल्दी से ठंडी होगी, तो हाई प्रेशर आपका यहाँ पे बन जाएगा और हवा इस प्रकार से चलने लगेगी। और इसके कारण तो कई इससे आपके शुष्क भी रह जाते हैं, क्योंकि हवा वापस चली जाती है, पूरे भाग में वर्षा नहीं हो पाती। चीजें क्लियर? अब हम करते हैं भारत की मानसून की बातें। हमें एशिया से कोई मतलब नहीं, हमने बेसिक फिनोमेना समझ लिया। भारत में जून की शुरुआत में भारत के दक्षिणी सिरे से प्रवेश करती है। भारत के दक्षिणी से तो करेगी। मानसून कौन से सिरे से? यहाँ आपका हिंद महासागर, तो ये दक्षिणी सिरा है, यहाँ से तो स्टार्ट करेगी। ये पूरे उपमहाद्वीप में फैल जाती है। उपमहाद्वीप का मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आपका नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, ये सारे भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। तो पूरे उपमहाद्वीप में ये फैल जाती है। यह सरलता से आगे नहीं बढ़ती। पश्चिमी घाट हमारे, याद रखें, एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करता, फलस्वरूप उनके पश्चिमी। अब देखिए, अब हवा चली हुई, जो आपकी मानसून चली, यहाँ से चली है, यहाँ से, और यहाँ आ गया पश्चिमी घाट, मतलब ऊंचे ऊंचे पर्वत। जब ये हवा ऐसे जा रही है तो यहाँ बीच में ये अब पश्चिमी घाट हो गया। तो जो पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी सिरा है, इस पे तो बारिश होगी, दूसरी तरफ तो इसने हवा को जाने ही नहीं दिया, तो यहाँ बारिश बहुत कम मात्रा में होती है। जबकि पूर्वी ढलान में दक्कन पठार पर कम और प्राय अंतरालों के साथ वर्षा होती, सामान्यतः ग्रीष्मकालीन या दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। यह दक्षिण पश्चिम पवनों की दिशा को दर्शाता है भी। तो इसलिए जो घाट के पश्चिम पे तो बहुत सारी बारिश, लेकिन जो बीच में जो पठारी हिस्सा बच गया, वहां बहुत कम बारिश होती है, कभी कभार बारिश होती है, क्योंकि इसने रोक लिया भी पश्चिमी घाट ने। आपको आगे बात समझ में? इसको क्या कहा जाता है? आपका दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा से और पश्चिम दिशा से पवनें आ रही हैं। शीत ऋतु के आगमन पर दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इस समय हवाएं भूभाग से समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। शुष्क हवाएं दक्षिण भारत में ठंड प्रारंभ कर देती हैं, लेकिन इसका एक भाग बंगाल की खाड़ी से गुजरते हुए कुछ नमी लेकर दक्षिण पूर्व भागों में वर्षा करने में सक्षम होता है। इससे शीत या उत्तर पूर्व मानसून कहा जाता है। अब देखिए भी, आपका मानसून का स्पेशल टॉपिक है ना, तो उसमें तो आप पढ़ेंगे पूरे भारत में किस प्रकार बारिश होती है, लेकिन हमें सिर्फ मानसून का आना जाना है। ये आपका भारत है भी। क्लियर है? यहाँ से ये एंट्री मारी, ठीक है। अब जब यहाँ पे ठंड हो जाएगी, अब ये वापिस होती हुई जाएगी, इस प्रकार से हवा का रुख होगा। अब ये क्या होगी, यहाँ तो दक्षिण भारत में तो ठंड बढ़ा देगी, क्योंकि यहाँ तापमान ठंडा था ना, तो यहाँ पे ये तापमान ठंड कर देगी। लेकिन जब ये इस हिस्से में पहुंचेगी, यहाँ बंगाल की खाड़ी के ऊपर से, ये कुछ मात्रा में नमी ले लेगी, पानी को ले लेगी यहाँ समुद्र के पास से, और जब ये इस हिस्से से गुजरेगी ना, तो यहाँ पे ये जाते हुए बारिश करते जाएगी। हवा में नमी होगी तो बारिश होगी, संघनित होकर नमी जाएगी, और इस लौटते हुए मानसून को हम बोलते हैं शीत या उत्तर पूर्व मानसून कहा जाता है, क्योंकि उत्तर पूर्व की तरफ से बारिश आ रही है, और जो हवाएं आ रही हैं उनके कारण बारिश हो रही है। इससे बढ़िया आपको क्या एक्सप्लेन करवाऊं भी मैं? ये बेस्ट से बेस्ट है भी, और आपका एक ही काम है, आपको वीडियो शेयर करना है, अपने दोस्तों को बताना है कि इस प्रकार से आप, ये चैनल है और इस चैनल को आपको सुपर डुपर हिट बनाना है।
मेघालय स्थित मौसिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जिसमें 11,000 मिलीमीटर मतलब 11 मीटर तक बारिश होती है। मानसून कर्नाटक, हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत में अनेक रागों को प्रेरित किया है। मेल, मग्गार और अमृतवाणी जो अमृतवार्षिणी जो आपके राग हैं, वो क्या है, मानसून से संबंधित है भी। अब है जलवायु और हमारा जीवन भई। जलवायु और हमारा जीवन, हमारे जीवन का जलवायु से गहन संबंध है भी। हम इस पर निर्भर, उदाहरण के लिए जलवायु का प्रभाव स्थानीय संस्कृतियों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि संस्कृति किस प्रकार से होगी। संस्कृति का मतलब आपका पहनावा है, खान-पान है, आपका जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपका वो संस्कृति में निर्भर करती है। मेनली आप मान के चलिए आपका पहनावा और खान-पान। आप दक्षिण भारत का खान-पान देखिए, पहनावा देखना कि वो लुंगी बाँधते हैं ताकि आप किसी गर्मी इतनी ज़्यादा न लगे। आप जम्मू कश्मीर का पहनावा देखना किस प्रकार का पहनावा, क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा होती है, तो इस प्रकार से ये हमारे प्रभावित करती है भी। कृषि गतिविधियों को भी, कृषि को भी प्रभावित करेगी, क्योंकि फसलें आपकी जलवायु के अनुसार ही आपको उगानी पड़ेंगी भी। जलवायु का प्रत्यक्ष अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता, प्राय आपने ये सुना हो कि मानसून फेलियर हो गया अभी। मानसून फेलियर मतलब जितनी वर्षा होनी थी उतनी वर्षा नहीं हुई, आपकी वर्षा बहुत कम हुई। मानसून के मौसम में वर्षा का कम होना, ऐसे समय में कृषि प्रभावित होती है, लोगों को जल की तलाशी में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और कृषि श्रमिकों को नगरों की ओर जाना पड़ता है अभी। जो आपके कृषि श्रमिक होते हैं ना, कृषि का काम करते हैं, कृषि में मज़दूरी का काम करते हैं, तो बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं होगी, तो वो क्या करेंगे? शहरों की ओर जाएँगे। और मानसून फेलियर क्या होता है कि मानसून के मौसम में वर्षा का कम होना मानसून फेलियर कहलाता है, जिसके बहुत ज़्यादा नुकसान है और सबसे ज़्यादा नुकसान पड़ता है किसानों पर। चीज़ें क्लियर आपकी? अब जलवायु और आपदाएँ भी। भारत के मौसम में विभिन्न स्पष्ट स्वरूप चरम स्थिति जैसे चक्रवात है, बाढ़ है, भूस्खलन है, आपका जलवायु संबंधी विकट आपदाओं को जन्म दे सकते हैं भी। जो मौसम है ना, तो उनके कारण अलग-अलग समस्याएँ आ सकती हैं, उन समस्याओं को हम बात करते हैं, वो है आपकी चक्रवात। और ये समस्याएँ आपके आधारभूत ढाँचा होता है जिसकी आपको ज़रूरत होती है। जैसे आपकी सरकारी इमारतें, बिल्डिंग, स्कूल है, हॉस्पिटल है, कोई आपका ऐसी इमारत, सरकारी भवन, वो आपके आधारभूत ढांचे, पुल हैं, रेल लाइनें, सड़कें हैं, ये आपके आधारभूत ढांचे आते हैं, इनको ये नुकसान पहुँचाते हैं, चक्रवात भी। प्रतिवर्ष भारतीय तटरेखा, विशेष रूप से पूर्वी तट भी। अब हम बात करते हैं आपको पूर्वी तट, अब मत पूछना, ये है आपका पूर्वी तट भी। चक्रवातों का सामना करता, गत वर्षों में कुछ अत्यधिक विनाशकारी चक्रवात आए, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, मानव पशु जीवन की हानि हुई है भी। और जो भारत का मौसम विज्ञान है, उसने क्या चक्रवातों पर नज़र रखना कर दिया जारी, ताकि वो थोड़ा-सा अनुमान लगा सके कि चक्रवात आने वाला है, लोगों को इसके बारे में जानकारी दे सके भी। ठीक है? ताकि अब देखिए आपका ये है आपका एनडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, एनडी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ जिसको बोलते हैं शॉर्ट में भी। तो ये क्या काम करता है, ये अलग-अलग स्थान पर इसकी 12 बटालियन है भी। 12 इसकी क्या है, बटालियन है, जो इनका काम क्या कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उसमें लोगों को बचाना होता है अभी। ठीक है? तो आपको दिख रहा होगा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की राष्ट्रीय आपदा में जो प्रतिक्रिया करेगा, मतलब जो सहायता करेगा, लोगों को बचाएगा, तो वो क्या है आपका एनडीआरएफ, एक विभाग भारत सरकार ने बनाया है। 12 बटालियन है, आपको ये याद रखना है अभी। चक्रवात कैसे बनते हैं ये देख लीजिए भी। हमने देखा है कुछ विशेष प्रतिदिन समुद्र के पास वायुमंडलीय दबाव आसपास के क्षेत्र की तुलना में कम हो जाता है भी। जो वायुमंडलीय दबाव है ना, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है समुद्र में भी। ठीक है, मान लेते हैं ये आपका समुद्र है, यहाँ वायुमंडलीय दबाव, यहाँ पे कहीं पे भी क्या हो गया, वायुमंडलीय दबाव कम हो गया। यह स्थिति आसपास के क्षेत्रों को, पवन को निम्न दबाव क्षेत्रों की ओर खींचती है और धीरे धीरे निम्न क्षेत्र समुद्र से स्थल की ओर बढ़ता है अभी। अब ये क्या होगा, निम्न दबाव क्षेत्र जब बना ना, तो हवाएं, ये हवा को अपनी तरफ खींचेगा भी। आपको पता है, हवा तो हमेशा उच्च दबाव क्षेत्र से निम्न दबाव की ओर जाएगा, और ये जो निम्न दबाव क्षेत्र फिर यहाँ पे बन जाएगा, फिर यहाँ पे इस प्रकार से समुद्र से बाहर आके स्थल की ओर ले आएगा भी हवाओं को, और हवाओं के साथ साथ पानी भी तो आपका आ रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं चक्रवात। दोबारा समझाऊं, यहाँ निम्न दबाव क्षेत्र है भी, समुद्र के अंदर निम्न दबाव क्षेत्र बन गया जहाँ मैं खड़ा हूं और आपकी ओर स्थल है। तो क्या होगा कि हवाएं वहां से आना स्टार्ट होंगी, जल्दी से यहाँ आएंगी, तो निम्न दबाव क्षेत्र अब कहाँ होगा, हवा तो वहां से ज्यादा आई है ना, तो आपकी साइड निम्न दबाव क्षेत्र ज्यादा बनेगा। अब निम्न दबाव क्षेत्र था वो कहाँ पहुंच गया,
आपकी ओर। फिर आपकी ओर इस और उसके साथ क्या अब हवाएँ कहाँ से जाएँगी? समुद्र से निम्न दबाव क्षेत्र की ओर जाएँगी। अब देखिए एक बार दोबारा देख ली। ये आपका समुद्र है अभी। ये आपका समुद्र यहाँ निम्न दबाव क्षेत्र बन गया समुद्र के अंदर ही। अब हवाएँ यहाँ से आ रही हैं भी ऐसे जल्दी से आएँगी इस क्षेत्र को, क्योंकि हवा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर आती है। जहाँ आपका उच्च दबाव क्षेत्र लो से अब यहाँ दबाव क्षेत्र बन जाएगा। अब हवा यहाँ से यहाँ आएँगी और कुछ हवाएँ यहाँ से भी आएँगी, चारों तरफ से आएँगी, लेकिन ज़्यादा आएँगी स्थल की ओर से। तो जो निम्न दबाव क्षेत्र है वो स्थल की ओर जाता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा ये निम्न दबाव क्षेत्र स्थल के ऊपर पहुँच जाएगा और जो हवाएँ आएँगी वो यहाँ से भी, यहाँ से और यहाँ वाली हवा तो अपने साथ पानी को भी लेके आएँगी। इसी को बोलते हैं चक्रवात। वो गोल-गोल आपका घूमता रहेगा अभी। यह पवन अपने साथ नमी और वर्षा लाती है, जो निम्न दबाव तंत्र तिरव होता है और पवन गति अधिक होती है और इसका परिणाम स्वरूप इसको इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? चक्रवात बोलते हैं। और जैसे ही पवन नमी और स्थल की ओर जाएगी और जो हवा आ रही वो अपने साथ क्या है? पानी भी लेके आ रही, नमी लेके आ रही बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है अभी। और बाहर से अवदाब केंद्र की ओर घूमती है, केंद्र जो बादल रहित होता है उसे चक्रवात की आग कहा जाता है। अब ऐसे ये घूमना स्टार्ट कर देगी, बीच में आपका बिल्कुल शांत होगा चक्रवात के बीच में, जिसको चक्रवात की आग कहा जाता है। और बाहरी क्षेत्रों में बहुत तेज मात्रा में हवा घूमती है, जो अपने साथ बारिश और पानी को लेकर आती है अभी। बाढ़ भी। बाढ़ के बारे में आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है अभी। जब आपका बाढ़ क्या होता है, बाढ़ कब आती है अभी? एक प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है, आपको ये याद कर लेना कि सामान्य रूप से शुष्क भूमि पर जल अति प्रवाह होने लगता है अभी। अति प्रवाह मतलब आवश्यकता से ज़्यादा मात्रा में जल हो जाता है शुष्क भूमि पर, समतल भूमि पर, उसको हम क्या बोलते हैं? बाढ़ बोलते हैं। तो इसके कारण क्या होता है? अत्यधिक जल बहने लगता है, भारी बारिश होती है, बहुत मात्रा में जल बहने लगता है, धरती सोख नहीं पाती, मतलब धरती के अंदर नहीं जा पाता। 1-2 मिनट में आपको बता कुछ आपको ब्लरिंग होती दिख रही होगी, क्लास आपकी लंबी हो गई, इसके कारण आपको ब्लरिंग नज़र आ रही है, तो आप मेरी बातों को ध्यान दीजिए और ध्यान से इसको सुनते जाइए। ठीक है? और जो जल है न बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तालाब भी आपके भर गए, धरती ने पानी सोखा नहीं, नदियों का पानी ओवरफ्लो हो गया, हर तरफ पानी-पानी, मतलब पानी का क्या हो गया? अति प्रवाह। जितना प्रवाह होना था, अति क्या होता है? ज़्यादा। जितना बहना था, जितना पानी की आवश्यकता थी, उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी बहने लगा, तो ये आपका क्या बाढ़ कहलाती है अभी। और आपके जो बाढ़ वाले राज्य, वो आपके असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल और आंध्र प्रदेश वाले राज्य, जहाँ बाढ़ आपकी ज़्यादा आती है। ये आपकी चक्रवात की आँख है, ये देखिए इस प्रकार से घूमता चक्रवात भी। ठीक है? और दूसरी ओर ये आपकी बारिश के कारण बाढ़ आता है, जो मैंने अभी राज्य गिनाए, जो लेकिन जो हिमालय क्षेत्र है उसमें बाढ़ कब आता है? जब आपकी हिम नदियाँ, झीलें भी, जो आपकी बर्फ पिघल जाती है बहुत मात्रा में, क्या जल की मात्रा वो अब पहुंचने लगती है स्थल की ओर, तब बाढ़ आती है भी। हिम नदियाँ, झीलें अपने जल को रोकने के लिए चट्टानों और हिम का एक अवरोध बनाती है, जो प्राय पिघलते हिमनदों से आता है। यदि हिमनद बहुत तेजी से पिघलते हैं तो या ये बहुत अधिक वर्षा होती है, तो दबाव के कारण जल अवरोध तोड़ सकता है अभी। तो ये देखिए आपके हिमनद क्या हैं कि ऊपर आपका हिमालय है, यहाँ से बर्फ पिघल रही है, यहाँ पे कुछ हिमनद है जो इस पानी को रोक लेते हैं अभी। ठीक है? लेकिन आपकी बारिश हो गई या फिर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ये पिघल जाए, चाहे ये पिघल जाए, तो ये पानी भी साथ-साथ नीचे आ जाएगा टूटने के कारण, तो नीचे वाले क्षेत्रों में क्या आ जाएगी? बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ के 2 कारण आपको बता दिए। और 2013 में उत्तराखंड में भारी वर्षा के कारण हिमनदीय विस्फोट हो गया। हिमनदीय विस्फोट मतलब जब वो हिमनद था, जिसने हिम मतलब कि कोई झील थी आपकी बर्फ की, ये मान लीजिए कि जब वो झील टूट गई ना, बहुत तेजी से पानी आपका नीचे आया, तो उसको हिमनदीय विस्फोट बोला गया है अभी। जो केदारनाथ आपका धाम वो पूरी तरह नष्ट हो गया था, कई लोग बह गए थे भी और 6000 लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है? और आपके कई शहरों में भी बाढ़ आ जाती है, वहाँ हो सकता है कि पानी निकालने की ठीक से व्यवस्था ना हो, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई। अब भूस्खलन भी, जब भूस्खलन शैल, मिट्टी या मलबे का अचानक बहना है भी।
जब आपका मिट्टी अचानक से बह के चल चल पड़े पहाड़ी क्षेत्रों में, मिट्टी पूरी खिसक जाए, उसको भूस्खलन बोलते हैं। और ये किस कारण होता है? ये आपका कोई भूकंप आ जाए, भारी वर्षा आ जाए, ज्वालामुखी के कारण आ जाए। और सबसे ज़्यादा ये कहाँ आम बात है भूस्खलन होना? तो ये आपका सिक्किम, अरुणाचल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों के साथ पश्चिमी घाट और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में ये आपका भूस्खलन होगा, बाकी जगह आपका भूस्खलन नहीं होगा। मानवीय गतिविधि जैसे वनों की कटाई, स्वीकृत विधियों का पालन किए बिना आधारभूत ढांचे का निर्माण कर दिया कि कोई सड़क आपकी बिछानी है भी, ठीक है, बनानी है, रेलवे लाइन बिछानी है, उसका निर्माण स्वीकृति विधि के बिना करना भी एक स्वीकृति। किस प्रकार हम सेफली इसको बना सकते हैं? यदि हमने गलत विधि से उसका निर्माण कर दिया पहाड़ी क्षेत्रों में, तो वहां से भूस्खलन का खतरा बना रहता। पेड़ों को हमने काट दिया, पेड़ आपके पानी के बहाव को कम करते हैं, तो लेकिन पेड़ों को काट दिया, पानी का बहाव तेज होगा तो भूस्खलन का खतरा आपका ज्यादा रहेगा। दावानल, जंगल की आग भी। जंगल की आग, दावानल के बारे में आपको काफ़ी परेशानी होती है कि दावानल क्या होता है? सीधा पूछ लेता, क्योंकि बच्चों ने सुना ही नहीं होता दावानल क्या होता है। दावानल होता है कि जब किसी जंगल में क्या हो जाए, आग लग जाए, उसको दावानल बोलते हैं। बच्चे कहेंगे सर जंगल में आग कैसे लगती है अपने आप? कि यहाँ तो आप कोई आपका धूम्रपान करा, उसने माचिस की तीली फेंक दिया, कहीं से अंगारी उड़ के चल गई। लेकिन कुछ जंगलों में क्या है कि अपने आप आग लग जाती है, वो कैसे लगती है? क्योंकि हर एक चीज़ का एक तापमान होता है। यदि उस तापमान से अधिक तापमान हो गया ना, तो वो चीज़ आपकी जलने लगेगी भी, आग लग जाएगी उसमें, ठीक है? तो आग क्यों लगती है? जब उसका तापमान ज्वलनशील तापमान से अधिक हो जाता है ना, तो आग, तो वो ऑटोमेटिक चीज़ें जलने लगती है। तो तो आपका जंगलों में क्या सूखी पत्तियाँ पड़ी है, आज जब सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं, तो एक ही जगह, तो तापमान क्या होगा कि जो पत्तियों का ज्वलनशील तापमान है उससे अधिक तापमान हो जाएगा, और जिसके कारण क्या हो, पत्तियां जलने लगेंगी। पत्तियों ने जलना स्टार्ट किया, धीरे धीरे वो बड़ी आग का रूप ले लेती हैं और पूरे जंगल में आग लग जाती है। इसको बोलते हैं दावानल भी। दावानल एक अनियंत्रित आग है जो जंगलों में तीव्र गति से फैलती है। वे प्राय शुष्क जलवायु जन्य परिस्थितियों, सूखा या तेज हवाओं के कारण फैलती है। सूखा, बहुत ज्यादा सूखा जंगल पड़ा हुआ आपका, ठीक है, तेज हवाएं चल रही, वो भी आग को फैला देंगी। मानवीय लापरवाही भी इसका एक का कारण है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और घने वन प्रदेशों में घास के मैदानों वाले राज्यों के साथ पश्चिमी घाट जैसी पर्वत श्रृंखला में दावानल एक आम बात है, भी कोई बड़ी बात नहीं, वहां पे आग अक्सर लग जाती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आग का क्या नुकसान होता है? ये आपके जंगलों को तो नुकसान पहुंचाता, खत्म करता ही करता है, साथ में मानव जीवन को, आपके वन्य जीवन को भी बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है भी। हवा की गुणवत्ता खराब हो जाती है, और कई बार तो आसपास के लोगों को, जहां आग लगी ना, आसपास के लोगों को विस्थापित कर देता, मतलब वहां को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको जाना पड़ता है भी। जलवायु परिवर्तन भी। जलवायु परिवर्तन मैंने आपको बताया था। जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य जलवायु में महत्वपूर्ण एवं दीर्घकालिक परिवर्तन है भी। यह संपूर्ण पृथ्वी पर भी हो सकता है। तो जलवायु का परिवर्तन है ना, यह पूरी पृथ्वी पर भी हो सकता है और एक क्षेत्र में भी हो सकता है। इसमें तापमान, वर्षा और मौसम की घटनाओं में परिवर्तन शामिल है भी। पिछली सहस्त्र शताब्दी में प्राकृतिक प्रक्रिया में जलवायु परिवर्तन को प्रतीत किया, जिसे समझने के लिए हम पिछले लाखों वर्षों को देख सकते हैं भी। ठीक है, तो इसने कहा कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है अभी, धीरे धीरे हो रहा, प्राकृतिक रूप से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। लेकिन आज के समय जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वो मानवीय गतिविधियों के कारण हो रहा है। हम हिम युग में थे, जहाँ पृथ्वी पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी, और आज का मौसम देखिए किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हुआ है। लेकिन वो पर जलवायु परिवर्तन था नेचुरली, प्राकृतिक रूप से अपने आप हुआ था। लेकिन आज जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वो हो रहा है मानवीय गतिविधियों से, और खासकर जीवाश्म ईंधन के जलने से। जीवाश्म ईंधन मतलब कि आपका कोयला, पेट्रोल, जो आपके जीवों के अवशेष से ईंधन बने ना, पेड़ पौधे के अवशेष से दबने के कारण उनके कोयला और वो पड़े पेट्रोलियम गैस वगैरह बने हैं, उन ईंधनों को हम जला रहे हैं, तो जिसके कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो आपको मैंने बताया जीवाश्म ईंधन से जलवायु परिवर्तन कैसे हो रहा है, ये क्वेश्चन आपका है, तो मैं आपको शॉर्ट में जल्दी से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये आपकी पृथ्वी है, यहाँ CO2 है आपकी 2 किलो। कितनी है? 2 किलोग्राम है, एग्जाम्पल के तौर पे ली है। ये कितनी वायु को रोक सकती है? हम कहते हैं ये 2 किलोग्राम आपकी, 2 किलोग्राम उष्मा को रोक लेगी, और हमारा तापमान भी 2 डिग्री फिलहाल हम मान लेते हैं। आप ये मत कहना सर बहुत ठंडा है। हमने जीवाश्म ईंधन जलाने स्टार्ट किए धरती पे, जीवाश्म ईंधन हम जलाएंगे तो CO2 गैस बनती है, तो CO2 कितनी हो जाएगी? 4 kg अगर हो गई,
तो आपका ऊष्मा भी कितनी रखेगी वो 4 किलोग्राम, और ये भी आपका तापमान कितना हो जाएगा 4 डिग्री। तो इस प्रकार से हम जीवाश्म ईंधन ईंधन को जलाकर CO2 की मात्रा बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब हम तापमान को बढ़ा रहे हैं, और तापमान को बढ़ा रहे हैं तो हम पृथ्वी को भी क्या करें, जलवायु को भी क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं अभी। ठीक है, और आपका देखना कि 1 से 3 डिग्री तापमान हमने बढ़ा दिया है अभी 2 सालों के अंदर, पिछले 2 सालों के अंदर हमने 1 से 2 डिग्री तापमान बढ़ा दिया है अभी। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ कि भारत में अनेक क्षेत्रों में तापमान वृद्धि स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए 2025 के आरंभ में देश का औसत तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक था अभी। ठीक है, जिसके परिणामस्वरूप सर्दी का सामान्य से बहुत कम और हल्की थी भी। तो उसके कारण हुआ हमारे देश का औसत तापमान, हमने क्या किया, जीवाश्म ईंधन जलाए ना, तो CO2 बढ़ गई, हमारा तापमान बढ़ गया। तापमान बढ़ने के कारण आपकी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी और सर्दी की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसका असर कृषि पर भी पड़ा और लघु उद्योगों पर भी पड़ा। यह मात्र एक उदाहरण तो दिखाता है कैसे गर्म होती पृथ्वी हमारे लिए बढ़ती चुनौतियों को सामने लाती है भी। यदि तापमान बढ़ेगा तो आपकी बहुत ज़्यादा मुसीबत आपके ऊपर आने वाली है। तो इसको कंट्रोल कीजिए, पेड़-पौधे लगाइए और कार्बन डाइऑक्साइड को घटाइए। जीवाश्म ईंधन का प्रयोग आप भी कम कीजिए, इससे आपसे बचत भी होगी, पर्यावरण को भी फ़ायदा होगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर नुकसान कैसे है? गर्मी सर्दी नहीं आएँगी तो मज़ा आ जाएगा। अब सर्दी नहीं आएँगी ना, तो आपकी अधिकतर फसलें जो सर्दियों में होती हैं, वो फसलें ही नहीं होंगी। अब उन फसलों पे आधारित जो उद्योग हैं, वो भी नहीं होंगे। अब अब सर्दियों में कौन-सी फसलें बोई जाती हैं? आपकी गेहूँ, गेहूँ ही नहीं होगा तो आप खाएँगे क्या? डबल रोटी किससे बनेंगी? ब्रेड किससे बनेंगी? किस प्रकार से होगी सर्दी नहीं होंगी तो? तो अब भी टाइम है, आप सुधर जाइए भी। जलवायु परिवर्तन आपदा के कारणों के बीच संबंधों को समझना हमें इन चुनौतियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार होने में सहायता करता है। यह समुदाय में अधिक पर्यावरण अनुकूल आचरण और लचीलेपन एवं अनुकूल निर्माण की आवश्यकता का समर्थन करता है। तो जलवायु परिवर्तन क्या है? यदि हम इनको समझते हैं ना, जलवायु परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है, तो ये हमें बनाता है, जो आपका इस हमें इस लायक बनाता है कि हम उस जलवायु को सहन कर सके। लचीलापन यही है भई, ठीक है? कि लचीलापन होता है कि आपदा आ जाए और हम उसको सह जाएँ। कोई भी मुसीबत आए, लचीलापन है शब्द है ना? तो ये है कि हमें लचीला मतलब हम किसी आपदा को, कोई मुसीबत आए उसको सह जाएँ भी। जैसे आपका घास है, आँधी आ गई तेज़, वो लचीला होता है तो उसको सह गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप ऐसे के ऐसे रहेंगे तो आप टूट जाएँगे। तो इसलिए लचीलापन बताता है कि कोई भी मुसीबत आए, कोई मुसीबत ये नहीं कि आपके घर में कोई चोर आ गया। ये मतलब कोई भी प्राकृतिक आपदा आए तो आप क्या उसको सह सके भी। ठीक है, बाढ़ से ही बहुत सारे देश क्या जलवायु परिवर्तन में न्यूनीकरण के उपायों को बढ़ावा देने का प्रयास कर, जैसे हरितगृह गैसों के उत्सर्जन में कटौती। तो इसने बताया यहाँ पर कि भारत सहित बाकी देश भी क्या कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन में कम से कम, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण का मतलब है जलवायु में परिवर्तन न्यूनीकरण हो, मतलब कम से कम हो। जो हमारा तापमान बढ़ रहा है वो तापमान कम से कम बढ़े। इसके साथ भारत के साथ साथ बाकी देश भी कदम उठा रहे हैं। पेड़ों को लगाना, आपका CO2 जो जीवाश्म ईंधन को कम से कम जलाना, तो बहुत सारे देश प्रयास कर रहे हैं। वो क्या क्या प्रयास है, एक बार उन प्रयासों को देख लीजिए। वो आपके गैसों के उत्सर्जन में कटौती हुई, हरित गैस आपकी CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। वृक्षारोपण, नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देना, मतलब सौर ऊर्जा का हम प्रयोग करें। ऊर्जा दक्षता में सुधार करना कि जो हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं उसमें कम से कम पॉल्यूशन हो, इस प्रकार की ऊर्जा बनाना। सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना आदि। किंतु ये प्रयास प्राय आर्थिक विकास और उपभोग की बड़ी आकांक्षाओं से टकराते हैं। मतलब किस लाइन का मतलब कि ये प्रयास प्राय आर्थिक विकास, क्योंकि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि ऊर्जा नहीं होगी तो आपका आर्थिक विकास नहीं होगा। आपकी उपभोग की जो बढ़ती आकांक्षा है ना कि आप बहुत ज़्यादा विकास करें, तो उसमें मुसीबत पैदा करेंगे भी। तो यदि आप ऊर्जा का उत्पादन कम कर देंगे तो आपका विकास भी कम हो जाएगा। तो इसलिए आपको एक समझदारी भरा तरीका अपनाना पड़ेगा कि आपका विकास भी होता रहे और पर्यावरण को भी नुकसान न पहुँचे।
तो ये था आपका अध्याय नंबर 3। काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, शायद 1 घंटे का, लेकिन मैंने आपको कोशिश की है बड़े अच्छे तरीके से समझाने की। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर डाउट नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बच्चों के साथ वीडियो शेयर कर देना। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए, अगले लेसन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।